नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दो चीजों में से एक पसंद है, बड़ा खेल खेलना या बड़े सपने देखना। लेकिन सवाल यह है, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, सबसे बड़े एथलीट्स और सबसे सफल बिजनेसमैन एक चीज में एक जैसे क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी लाइफ में एवरेज रह जाते हैं जबकि कुछ दुनिया बदल देते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का है, रिस्क। जो लोग बड़ा रिस्क लेते हैं वही बड़ा इनाम पाते हैं। लेकिन क्या हर रिस्क सही होता है? आज हम आपको बताने वाले हैं रिस्क लेने की असली साइकोलॉजी और कैसे आप भी इसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी बिजनेसमैन एलन मस्क ने कितनी बार अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाई? कैसे उन्होंने एक के बाद एक असफलताओं का सामना किया और फिर भी दुनिया को बदलने वाले बिजनेस खड़े किए? आज हम जानेंगे एलन मस्क की वो रिस्क टेकिंग जर्नी जिसने उन्हें एक आइकन बना दिया। पहला रिस्क। साल 1995 में एक नौजवान जिसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, अपने भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना रहा था, जिप2। लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई संसाधन नहीं, यहां तक कि एलन मस्क ऑफिस में ही सोते थे। उन्होंने अपना सब कुछ इस कंपनी में झोंक दिया। कई अखबार कंपनियों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन 4 साल बाद यह कंपनी $307 मिलियन में बिक गई और मस्क को $22 मिलियन मिले। पर क्या उन्होंने आराम किया? बिल्कुल नहीं। मस्क ने अपने सारे पैसे X.com नाम की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी में लगा दिए, लेकिन उस समय ऑनलाइन बैंकिंग कोई समझ ही नहीं रहा था। उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। X.com बाद में पेपाल बना और फिर 2002 में eBay ने इसे $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क के हाथ में $180 मिलियन आए थे। अब एलन मस्क के पास पैसा था, लेकिन उन्होंने इसे कहां लगाया? एक ऐसी जगह जहां असफलता तय मानी जाती थी, अंतरिक्ष। सबसे खतरनाक रिस्क। मस्क ने अपनी आधी संपत्ति स्पेसएक्स में डाल दी। सबने कहा पागल हो गए हो, और सच में पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। अब मस्क के पास सिर्फ एक आखिरी मौका था। अगर चौथा लॉन्च फेल होता तो सब खत्म, और यह सफल रहा। नासा ने तुरंत स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस कंपनी है। 2004 में मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में इन्वेस्ट किया, लेकिन 2008 में यह लगभग दिवालिया हो गई। बिल्कुल आखिरी मौके पर मस्क ने अपनी सारी बची हुई पूंजी टेस्ला में डाल दी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर टेस्ला मॉडल एस की सफलता ने सब बदल दिया। आज टेस्ला की वैल्यू 800 बिलियन से अधिक है, और पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है। ट्विटर। मस्क का सबसे विवादित रिस्क। 2022 में मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन उन्होंने आते ही 75% कर्मचारियों को निकाल दिया, नाम बदलकर X कर दिया, और सभी आलोचक उनके खिलाफ हो गए। शुरुआत में यह बुरा फैसला माना गया, लेकिन अब X धीरे धीरे एक एवरीथिंग ऐप बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या है मस्क की रिस्क टेकिंग फिलॉसफी? पहला, डर को छोड़ो, बड़ा सोचो। दूसरा, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। तीसरा, अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। चैप्टर 2। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक जेफ बेजोस ने एक ऐसा जोखिम उठाया था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था? एक शानदार नौकरी छोड़कर घर के गैरेज से बिजनेस शुरू करना कोई पागल ही कर सकता है। ऐसा ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आज हम जानेंगे जेफ बेजोस की वो कहानी जहां उन्होंने बार बार बड़े रिस्क उठाए और दुनिया को बदल दिया। हाई फाई नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा रिस्क। साल 1994 न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एक नौजवान टॉप पोजीशन पर था। नाम था जेफ बेजोस। हर किसी का सपना होता है कि वो करोड़ों की नौकरी पाए, और बेजोस के पास वही सपना सच करने का मौका था। लेकिन उन्होंने यह सपना तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट के भविष्य को देख लिया था। उन्होंने अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी, अपनी सेविंग्स लेकर सेटल चले गए, और वहां एक छोटे से गैरेज में अपनी कंपनी शुरू की। नाम था Amazon। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई टीम नहीं,
सिर्फ 3 लोग, एक पुराना कंप्यूटर और बहुत सारे सपने। बेजोस खुद किताबें पैक करते, खुद कस्टमर कॉल्स उठाते और खुद ही ऑर्डर डिलीवर करते। उन्होंने अपनी मां और पिता की सारी बचत इस बिजनेस में लगा दी। लोग कहते थे यह काम नहीं करेगा, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। बेजोस निवेशकों से मिलने गए, लेकिन सभी ने कहा कौन ऑनलाइन किताबें खरीदेगा। लगभग 20 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बेजोस ने ठान लिया था कि वह अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। फिर आया साल 1997, अमेज़न का आईपीओ लॉन्च हुआ और फिर इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2000 में अमेज़न के शेयर 90% गिर गए और कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस मॉडल बदला, निवेशकों को भरोसा दिलाया और अमेज़न को फिर से खड़ा कर दिया। अब बेजोस ने बड़ा सोचा, सिर्फ किताबें नहीं, अब वह एवरीथिंग बेचना चाहते थे। अमेज़न ने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग तक सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। अमेज़न अब सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर नहीं था, यह दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन बेजोस रुके नहीं। अब उन्होंने स्पेस का सपना देखा। साल 2015 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन लॉन्च किया और 2021 में जेफ बेजोस खुद अपने बनाए रॉकेट में बैठकर स्पेस गए। दोस्तों, हम जेफ बेजोस से क्या सीख सकते हैं? डर से बाहर निकलो और रिस्क लो। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही इतिहास रचते हैं। चैप्टर 3। एक लड़का जिसने सिर्फ एक छोटे से डॉर्म रूम से अपना सफर शुरू किया, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का मालिक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफलता के पीछे कितना संघर्ष और विवाद छिपा था? यह है मार्क जुकरबर्ग की कहानी। मार्क का जन्म 14 मई 1984 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था, जो उनके पिता के क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। मार्क की कोडिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए फेसमैश नाम की एक वेबसाइट बना दी। यह वेबसाइट इतनी वायरल हुई कि यूनिवर्सिटी ने इसे बैन कर दिया और मार्क को सस्पेंड कर दिया। फिर उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की, लेकिन यही नाकामी मार्क की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 2004 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया, जिसे पहले सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही यह पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन सफलता के साथ विवाद भी आते हैं। हार्वर्ड के ही 2 भाई विंकलवॉस ब्रदर्स ने मार्क पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका आइडिया चुरा लिया। यह केस सालों तक चला, लेकिन अंत में मार्क को फेसबुक का असली क्रिएटर माना गया। मार्क का अरबपति बनने का सफर। साल 2012 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को पब्लिक कर दिया और वह सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, जिससे फेसबुक एक सोशल मीडिया दिग्गज बन गया। हालांकि सफर इतना आसान नहीं था। फेसबुक पर कई बार प्राइवेसी स्कैंडल्स, डेटा लीक और फेक न्यूज फैलाने के आरोप लगे, लेकिन मार्क ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। आज मार्क सिर्फ फेसबुक तक सीमित नहीं है। उन्होंने मेटा नाम की कंपनी बनाई है, जो मेटावर्स पर काम कर रही है, यानी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां लोग डिजिटल रूप से मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं और खेल सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी बड़ा सपना आसानी से पूरा नहीं होता। संघर्ष, आलोचना और असफलताओं के बावजूद जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, वही असली विजेता होता है। क्या आप भी अपने सपनों के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी के साथ बह जाते हैं और दूसरे जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जीरो से शुरू करके दुनिया को बदल दिया। एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन उसके असली माता पिता उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। वह बच्चा गोद दिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है स्टीवन पॉल जॉब्स। स्टीव के माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। बचपन से ही स्टीव को मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। स्टीव ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि वह जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन सीखने की भूख कभी खत्म नहीं हुई। साल 1976 स्टीव जॉब्स अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर अपने घर के गैराज में एक नई कंपनी शुरू करते हैं। एप्पल। उनका पहला प्रोडक्ट था एप्पल, एक साधारण दिखने वाला कंप्यूटर, लेकिन तकनीक में कमाल। एप्पल की सफलता के बाद स्टीव और उनकी टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी और 1980 में एप्पल पब्लिक हो गई। लेकिन 1985 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को ही उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया। स्टीव के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा अब क्या करें, लेकिन असली विजेता वही होता है जो गिरकर फिर उठता है। स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2 नई कंपनियां शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाई जो एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ले आईं, और नेक्स्ट वही कंपनी थी जिसने आगे चलकर एप्पल को फिर से खड़ा किया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। इसके बाद उन्होंने दुनिया को एक से बढ़कर एक इनोवेशन दिए, आईमैक, आईपॉड और फिर 2007 में आईफोन। 2003 में स्टीव को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। उन्होंने 8 साल तक इस बीमारी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 5 अक्टूबर 2011 को दुनिया ने एक महान लीडर खो दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का डर मत रखो। अगर तुम में कुछ बड़ा करने की भूख है तो पूरी दुनिया तुम्हें रोकने के बाद भी नहीं रोक सकती। चैप्टर 5। एक ऐसा शख्स जिसने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने साबित किया कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा को भी अपनी जिंदगी में कई बार हार का सामना करना पड़ा। 28 दिसंबर 1937 भारत के एक संपन्न परिवार में जन्मे रतन टाटा के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। जब वे सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट कोर्स किया। लेकिन जब वे अमेरिका में काम करना चाहते थे तो उनकी दादी ने कहा, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ काम करना पड़ा। जब JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियों की जिम्मेदारी दी तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। वे सोचते थे कि यह आदमी कंपनी नहीं चला पाएगा। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया तो कई पुराने अधिकारी उनके खिलाफ हो गए, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे सभी कंपनियों को संगठित किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1998 में रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन यह कार फ्लॉप हो गई। कंपनी भारी नुकसान में आ गई और टाटा मोटर्स को बेचने की नौबत आ गई। रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास गए, लेकिन वहां के अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया। अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुम इस बिजनेस में क्यों हो। 2008 में जब फोर्ड कंपनी मुश्किल में थी, तब रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। वही फोर्ड कंपनी जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया था, अब उनका आभार जता रही थी। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय के पास अपनी खुद की कार हो। 2009 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। उन्होंने 70% से ज्यादा अपनी संपत्ति दान कर दी और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। रतन टाटा की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, असफलता से डरना नहीं चाहिए। दूसरी, जोखिम लेना जरूरी है। तीसरी, सफलता का असली मतलब समाज की सेवा है। चैप्टर 6। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। एक मामूली गांव का लड़का जो सिर्फ 300 रुपए की नौकरी करता था, उसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बना दी। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सफर है
जो हर इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे धीरूभाई अंबानी को बचपन से ही पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उनके पिता स्कूल टीचर थे और घर का खर्च चलाना मुश्किल था। 16 साल की उम्र में धीरूभाई पैसे कमाने के लिए यमन चले गए। वहां उन्हें सिर्फ 300 रुपए की सैलरी पर पेट्रोल पंप पर नौकरी की, लेकिन उनका सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। 1960 में धीरूभाई भारत लौटे और मुंबई में सिर्फ 500 रुपए से बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार शुरू किया, लेकिन बिजनेस आसान नहीं था। बड़े व्यापारी उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, बैंक लोन नहीं दे रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने हार नहीं मानी। 1966 में धीरूभाई ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में से एक बन गई। 1977 में उन्होंने रिलायंस को शेयर मार्केट में लाने का फैसला किया। लोग सोचते थे कि यह सफल नहीं होगा, लेकिन धीरूभाई ने 25,000 इन्वेस्टर्स को राजी कर लिया। जब रिलायंस तेजी से आगे बढ़ रही थी तो कई बड़े बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारी उनके खिलाफ हो गए। उन पर आरोप लगाए गए और कई बार उन्हें बिजनेस से हटाने की कोशिश हुई, लेकिन धीरूभाई कहते थे, अगर आप पर लोग उंगली उठा रहे हैं तो समझो आप कुछ बढ़ा कर रहे हो। और उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। 1980 के दशक में धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में कदम रखा। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन उन्होंने इसे सफलता में बदल दिया। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति की पहचान बन गई। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वे भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव छोड़ गए। आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उनके बेटे मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहली, बड़े सपने देखने से मत डरिए। दूसरी, रिस्क लेने वाले ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। तीसरी, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। चैप्टर 7, एक साधारण गुजराती लड़का जिसने कॉलेज तक नहीं पूरा किया, आज दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक कैसे बन गया। यह कहानी है गौतम अडानी की, जिन्होंने संघर्षों के बीच अपने सपनों को साकार किया और भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे, लेकिन गौतम को पारंपरिक बिजनेस करने में दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने CN कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि असली सीख किताबों में नहीं, बल्कि असली दुनिया में मिलेगी। 18 साल की उम्र में गौतम अडानी सिर्फ 100 रुपए लेकर मुंबई आ गए। वहां उन्होंने 300 रुपए की सैलरी पर हीरा ट्रेडिंग फर्म में काम किया। 3 साल में उन्होंने खुद का हीरा एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया, जिससे उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। 1981 में उनके भाई ने प्लास्टिक फैक्ट्री शुरू की और गौतम अडानी को अहमदाबाद बुला लिया। यहां से उनकी असली कारोबारी यात्रा शुरू हुई। 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जो बाद में अडानी एंटरप्राइजेस बनी। 1995 में गुजरात सरकार मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने की योजना बना रही थी। गौतम अडानी ने यह अवसर पहचाना और इसे प्राइवेट तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और अडानी ग्रुप का सबसे सफल प्रोजेक्ट बन चुका है। 2006 में गौतम अडानी ने अडानी पावर लिमिटेड लॉन्च की और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट बनाया। इसके बाद उन्होंने कोयला खनन और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किया और ग्रीन एनर्जी में एक बड़ी पहचान बनाई। 2008 मई की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अडानी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। कंपनी के शेयरों में गिरावट आई, लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बिजनेस को मजबूत किया और 2010 के बाद अडानी ग्रुप ने कई गुना ग्रोथ की। 2022 में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और कुछ समय के लिए दुनिया के टॉप 3 अरबपतियों में भी शामिल हुए। 2003 में अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने
अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इससे उनके शेयरों में भारी गिरावट आई और गौतम अडानी को 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने बिजनेस को संभाला और फिर से मजबूती से खड़े हुए। 1. रिस्क लेने से मत डरिए। जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है वही सबसे बड़ा बनता है। 2. हमेशा मौके की तलाश करें। मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। 3. मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मत मानिए। रिस्क लेने वालों की दुनिया। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर महान खिलाड़ी, हर लीजेंड, वो सब वहीं खड़े थे जहां आप आज हैं। उनके पास भी 2 रास्ते थे, या तो सेफ खेलते या रिस्क लेकर कुछ बड़ा करते। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो सब जी रहे हैं, या फिर वो रिस्क लेंगे जो आपको भी एक लीजेंड बना सकता है। जोखिम जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हर छोटे बड़े फैसले के साथ जुड़ा होता है, चाहे वह कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, करियर में बदलाव करना हो, या फिर किसी नई आदत को अपनाना हो। अक्सर लोग जोखिम को केवल एक नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह सफलता की ओर बढ़ने का एक जरिया है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि हर महान उपलब्धि के पीछे कोई न कोई जोखिम जरूर रहा है। महान वैज्ञानिक, उद्यमी और नेता जोखिम उठाने से नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा। जोखिम उठाना हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जिससे हम नई चीजें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं कि हम बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। बुद्धिमानी इसी में है कि हम सुनियोजित जोखिम लें, जिसमें हम संभावित परिणामों का विश्लेषण करें, संभावित नुकसानों के लिए तैयार रहें और अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लें। सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ उठाया गया जोखिम हमें असफलता से सीखने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए जोखिम से घबराने के बजाय उसे समझना और सही तरीके से अपनाना जरूरी है। जब हम जोखिम को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम न केवल खुद को विकसित करते हैं, बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये थी द रिस्क की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।